Hello students, in today's lecture number 6 on units and measurement, we shall discuss errors in power of a quantity. Suppose x is a physical quantity and this physical quantity x is equal to a raised to the power l, v raised to the power n, c raised to the power n, where a, b, c are another physical quantities. L is power of physical quantity A, B, M is power of physical quantity B, and N is power of physical quantity C. So in this case, already हालांकि मैंने ये चीज़ बता दी है, तो in this case first you write like this, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाइए इस तरीके से. उसके बाद में रिलेटिव एरर इन x निकालिए, डेल्टा x अपॉन x, और ये हो जाएगा जो पावर a रेज टू दी पावर l है उसमें पावर तो इधर आ जाएगा और रिलेटिव एरर इन a इतना हो जाएगा. ठीक है, फिर प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, और जो ये b की पावर m है इसमें m इधर आ जाएगा और ये लिखा जाएगा डेल्टा b अपॉन b. ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस c की पावर माइनस n है तो इसमें n इधर आ जाएगा और डेल्टा सी अपॉन सी. अब देखिए माइनस एन था लेकिन आया क्या, प्लस एन. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि माइनस होने पर भी प्लस यानी एरर हमेशा प्लस होती है, ऐड होती है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है. चलिए, ये रिलेटिव एरर निकल जाएगी और इसमें यदि आप परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो. कितने से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से. कितने से मल्टीप्लाई किया, 100 से. तो ऐसे ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये हो जाएगा, प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 और प्लस एन डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100. तो अब ये x में परसेंटेज एरर हो गया. ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ए के अंदर परसेंटेज एरर को बता रहा है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 बी के अंदर परसेंटेज एरर को बता रहा है, और डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 ये सी के अंदर परसेंटेज एरर को बता रहा है. तो ये हम जब पावर्स में कोई क्वांटिटी दे रखी होती है तो उसको पहले ऐसे लिख लिया जाता है, और पावर यदि नेगेटिव भी है तब भी वो प्लस लेंगे, यानी एरर हमेशा ऐड होंगी. चलिए, ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं. चलिए, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर या फिर कहो सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर कहो सिग्निफिकेंट नंबर, एक ही बात है. नंबर बोलो, फिगर बोलो, डिजिट बोलो, एक ही बात होती है. तो ये सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती है. देखिए, अभी तक हमने बात कर ली है मेजरमेंट्स की. फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज का जो मेजरमेंट है, यदि हमने मेजरमेंट कर लिया तो उसमें कितनी एरर है, एरर का मेजरमेंट भी हम कर लेते हैं. ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एवरी मेजरमेंट, हम जानते हैं कि प्रत्येक मेजरमेंट के अंदर क्या होती है, एरर्स होती हैं, इन्वॉल्व्स एरर्स. सभी मेजरमेंट्स में एरर होती है. 100% एक्यूरेट रिजल्ट कोई नहीं होता है. सभी मेजरमेंट्स में क्या होती है, एरर्स होती हैं. दस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड ऑल्सो इंक्लूड, जब एरर होती है तो जो रिजल्ट लिखते हैं हम मेजरमेंट का, वो कैसे लिखा जाना चाहिए. जो रिजल्ट लिखेंगे हम मेजरमेंट का, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, कि कितना प्रिसाइस है वो रिजल्ट, वो इंक्लूड होना चाहिए. यानी प्रिसाइसनेस ऑफ द मेजरमेंट या प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट उसमें इंक्लूड होना चाहिए. मतलब मेरा कहने का यह है कि जो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आप लिख रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, ऑल रिलायबल डिजिट्स, यानी जितनी भी विश्वसनीय डिजिट है, रिलायबल डिजिट्स है, और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट. ठीक है, जितनी भी रिलायबल डिजिट्स हैं वो तो सब होनी चाहिए, और अनसर्टेन डिजिट्स जो होंगी उनमें से पहली अनसर्टेन डिजिट भी उसके अंदर होनी चाहिए. तो सिग्निफिकेंट फिगर को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे. देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट नंबर आर द सम, क्या होता है, जोड़ होता है, सम होता है किसका, रिलायबल डिजिट्स, जितनी भी रिलायबल डिजिट्स हैं वो, एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट. फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कोई डिस्टेंस हमने मेजर की, और डिस्टेंस की जो वैल्यू आई, डिस्टेंस हमने मेजर की और डिस्टेंस का जो मेजरमेंट किया तो मेजर्ड वैल्यू जो आई वो आई 374
0.5 मीटर, 0.5 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर जो 374 है, ये तो क्या है, ये 374, ठीक है, ये सब क्या है, रिलायबल डिजिट्स है, यानी पॉइंट से पहले जो भी होगा वो रिलायबल डिजिट होंगे। और यदि इसमें डेसिमल के बाद में ये जो है ये अनसर्टेन डिजिट कहलाएगा, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, और सभी की सभी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। लेकिन इन सिग्निफिकेंट फिगर में देखिए 3,7,4, ये तीनों जो डिजिट हैं ये रिलायबल डिजिट्स हैं। ये क्या है, रिलायबल डिजिट्स हैं। समझ में आ गई बात, रिलायबल डिजिट्स। और 5 क्या है बेटा यहाँ पर, ये 5 जो है यहाँ पर वो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है। अब यहाँ तो अनसर्टेनिटी केवल रेजोल्यूशन 1 तक है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। लेकिन यदि मैं वैल्यू लिखता हूं, मान लीजिए कोई वैल्यू जो आपने मेजर की, वो मान लीजिए जैसे टाइम मेजर किया, टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, और टाइम आया 1.62, कितना आया, 1.62 सेकेंड, ये टाइम है बेटा। ठीक है, 1.62 सेकेंड, 1.62 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम आया 1.62 सेकेंड। तो इस टाइम, इसमें ये जो टाइम का मेजरमेंट किया आपने, इसमें 1 और 6 क्या हुए बेटा, रिलायबल डिजिट्स हैं, रिलायबल डिजिट्स, ध्यान रखिएगा, ये रिलायबल डिजिट्स कहलाते हैं। और 2 क्या कहलाएगा, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट कहलाएगा। 2 क्या है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है। ठीक है, 2 जो है वो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, 2। अब देखिए यहां पर दोनों में अंतर है, क्या है, आप यदि देखेंगे तो क्या पाएंगे, इसमें जो 374.5 है, इसमें डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है, तो ये क्या होगा, अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों क्या हो गए, रिलायबल। रिलायबल को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, सर्टेन। रिलायबल को और क्या कह सकते हैं हम, सर्टेन। अनसर्टेन का जो अपोजिट होता है वो सर्टेन होता है। तो सर्टेन यानी ये निश्चित है, ये 374 तो आएगा ही आएगा, और 5 जो है फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट हो गया। वैसे ही यदि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं या 2 से ज्यादा डिजिट हैं, तो फिर डेसिमल से पहले वाले तो जो है वो तो रिलायबल होंगे, यानी सर्टेन डिजिट्स होंगे। ये तो एकदम क्लियर है, डेसिमल से पहले जो भी डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, रिलायबल और सर्टेन डिजिट्स होंगे। लेकिन डेसिमल के बाद में यदि 1 डिजिट है तो वो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट कहलाएगा। लेकिन यदि डेसिमल के बाद में 2 या 2 से ज्यादा डिजिट हैं, तो डेसिमल के बाद में जो पहला डिजिट होगा, जैसे इसमें 6 है, ये भी क्या कहलाएगा, रिलायबल। और ये जो 2 है बेटा, डेसिमल के बाद में जो दूसरा डिजिट होगा, वो दूसरा डिजिट फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट कहलाएगा। ये ध्यान रखना, क्या कहलाएगा, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो आपने देखा ये जो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर हमने इसका डिस्टेंस का लिखा, इसमें डिस्टेंस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, डिस्टेंस में यदि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं किसमें, डिस्टेंस में। तो देखें ऑल रिलायबल डिजिट्स, कितने रिलायबल डिजिट है, 3। ठीक है ना, 1 2 3 को ऐसे लिख लो, 3 रिलायबल डिजिट है, प्लस कितने अनसर्टेन डिजिट है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट लेना है तो 1 हो जाएगा। 3 + 1 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 1 2 3 4, यानी सम ऑफ ऑल रिलायबल डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। जैसे इसमें 162 में 1 और 6 रिलायबल डिजिट हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कौन कितने हुए, 2 तो रिलायबल 1 और 6, और 1 हो गया अनसर्टेन, फर्स्ट अनसर्टेन 2। तो 1 2 3 कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट डिजिट है या सिग्निफिकेंट नंबर इज द सम, ये क्या होता है, सम होता है किसका, रिलायबल डिजिट्स, ऑल रिलायबल डिजिट्स, जितने भी रिलायबल डिजिट्स हैं वो सम ऑफ ऑल रिलायबल डिजिट्स
एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, और पहला अनसर्टेन डिजिट का जो सम होता है, ऑल रिलायबल डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये कहलाता है सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलिए अब हम कुछ रूल्स जानेंगे बेटा। हमेशा ऐसा नहीं है कि सभी के सभी रिलायबल होंगे और एक फर्स्ट जो है अनसर्टेन होगा। इससे सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि पहला रूल है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लूं इसका, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है 2 3 4 5 6, ये कोई नंबर है। ठीक है, ये कोई नंबर है 2 3 4 5 6, ये कोई नंबर है, संख्या है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, या डिजिट बोल दो, फिगर बोल दो, डिजिट बोल दो, नंबर बोल दो, एक ही बात है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कोई जीरो तो नहीं है ना, सब नॉन जीरो हैं, तो सब की सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? 5 हो गए। ठीक है, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला रूल ध्यान रखिएगा। दूसरा रूल देखिए, ऑल द जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स, इंपॉर्टेंट है। ऑल द जीरोज, वे जीरोज जो कहाँ आ रहे हैं? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने 2 3 0 4, ठीक है, 0 6, ये नंबर है मान लीजिए, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो इसमें जो ये जीरोज आ रहे हैं ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं। ये 0 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 नॉन जीरो डिजिट है। ऐसे ये वाला 0 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 क्या है? नॉन जीरो डिजिट। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट्स कितना हुआ? ये हो गया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां पर जो जीरो आ रहे हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ 6 है। अब जैसे इसमें कह रहा है कि कहीं भी डेसिमल पॉइंट हो, तो कोई डेसिमल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2 3 0 4, ठीक है, पॉइंट 2 0 6, ये कोई नंबर है मान लीजिए। ठीक है, ये कोई नंबर है। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी? बिल्कुल करेक्ट, कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी, क्योंकि ये जो जीरो आ रहे हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं। किसके बीच में आ रहे हैं? नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं। तो जब जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं तो वो जीरोज भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। डेसिमल पॉइंट कहीं भी लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 3 देखिए, इफ द नंबर इज लेस देन 1, यदि नंबर 1 से कम है, यदि नंबर क्या है? 1 से कम है। ठीक है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, नंबर इज लेस देन 1, ठीक है, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो जो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट में है लेकिन लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, यदि मान लीजिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि 0.005704, मान लीजिए ये कोई नंबर है। अब ये लेस देन 1 है, कितना है? लेस देन 1, तो लेस देन 1 नंबर का एग्जाम्पल लिया हमने। तो इसमें वो जीरोज जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट में है, ये देखिए ये डेसिमल है, तो डेसिमल पॉइंट के राइट में ये वाला जीरो है, ये वाला जीरो है, लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है। तो डेसिमल पॉइंट के राइट में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स कितनी हो जाएंगी? देखो डेसिमल के राइट साइड में यदि नंबर लेस देन 1 है, ध्यान रखना नंबर कितना होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए।
तो डेसिमल के राइट साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यानी ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, और ये तो वैसे ही नहीं होगा। तो कौन कौन से हो गए, 1 2, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, 4 हो गए। कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 4 हो गए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 और 4 के बीच में जीरो आ रहा है वो तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन 5 के लेफ्ट में जो जीरो जा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे जब नंबर लेस देन 1 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज, टर्मिनल और ट्रेलिंग का मतलब पीछे आने वाले, टर्मिनल और ट्रेलिंग का मतलब पीछे आने वाले, किसी संख्या के लास्ट में आने वाले जीरोज, ठीक है। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे विदाउट डेसिमल कोई नंबर है, एग्जांपल ले लेता हूं 3210, ये नंबर है मान लीजिए, कोई डेसिमल नहीं है इसमें, तो जो लास्ट में जीरो आ रहे हैं ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरो कहो या टर्मिनल जीरो कहो, मतलब लास्ट में आने वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट कुछ भी कहो, ठीक है, कितने हुए 1 2 3। ये लास्ट वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन मैं यही एग्जांपल ऐसे लिखता, ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये नंबर है 1010, ठीक है, ये वाला नंबर है। तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अब ट्रेलिंग जीरो कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट है तो ये ट्रेलिंग थोड़ी हुआ, ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाला जीरो, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसमें देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5, कितने होंगे, 5 होंगे, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो जो है विदाउट डेसिमल कोई नंबर है तो ट्रेलिंग जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होते। नेक्स्ट रूल देखिए, द ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरोज इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, लेकिन यदि कोई नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ है, जैसे 3.500 ये नंबर है मान लीजिए कोई, ठीक है, तो ध्यान दीजिए द ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरोज इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट। अब इसमें डेसिमल पॉइंट है तो ऐसा नंबर लिखा है जिसमें डेसिमल पॉइंट है, तो इसमें जो ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरोज हैं, ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरोज हैं, ये अब सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स कितने हो जाएंगे, यस 1 2 3 4, अब 4 हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेता हूं चलो इसमें 3.500400 ये लिख दिया मान लीजिए मैंने। अब डेसिमल के साथ है नंबर तो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे यहाँ पर बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डेसिमल है इसलिए ट्रेलिंग जीरोज ये तो बीच में आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो ये तो वैसे ही सिग्निफिकेंट हो गए, और ये ट्रेलिंग जीरोज हैं क्योंकि डेसिमल नंबर है, डेसिमल है इसमें, इसलिए ये वैसे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट हुए। समझ में आई यहाँ तक बात, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम रूल नंबर 6 पर चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर का वो किस पर डिपेंड नहीं करता, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड नहीं करता किस पर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता नंबर किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लिया मान लीजिए कि कोई मान लीजिए डिस्टेंस है जिसको लिखा मैंने 16.4 सेंटीमीटर,
क्या लिखा 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी को मीटर में लिखें तो कितना लिखा जाएगा मीटर में, इसको 0.164 मीटर लिखा जाएगा, है या नहीं। इसी को मीटर में लिखा, ठीक है। और इसी को किलोमीटर में लिखूं मैं, इसी को किलोमीटर में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा 0.000164 किलोमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, क्वांटिटी वही है लेकिन ये यूनिट्स अलग अलग है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इसमें कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें कितने हैं, डेसिमल वाला है तो सभी नॉन जीरो हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 हो गई, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। इसमें कितने हुए सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 से कम है तो 1 से कम है तो सभी नॉन जीरो हैं तो 1 2 3 3 हो गए। ये भी 1 से कम है तो 1 से कम में हम जानते हैं कि डेसिमल के राइट साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में जो जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 1 2 3 यहाँ भी 3 है। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर का डिजिट का नंबर बदल रहा है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट तीनों ही केस में सेम है, ये नंबर बदल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब यूनिट बदल जाने से सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर या डिजिट का नंबर नहीं बदलता। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा सिग्निफिकेंट फिगर की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर सवाल आते ही आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है ये, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप सब जानते हैं। अब ये शब्द नया आ गया डायमेंशन। यूनिट्स तो हमने सुना है, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज भी हम जानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो वैसे ही अब देखिए डायमेंशंस का मतलब क्या है। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, पावर्स होती हैं। वे पावर्स, कौन सी पावर्स, पावर्स को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ई की पावर में जिसको लिखते हैं या किसी एक्स की पावर में जो लिखा है वो एक्सपोनेंट कहलाता है या पावर। तो वे पावर्स जो कि टू विच द यूनिट ऑफ वेस क्वांटिटीज आर रेज्ड, ये पावर्स हमें बताती हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कितनी लिमिट के साथ आई है। ठीक है, टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे मैं मान लीजिए लेंथ, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, ठीक है, समझने के लिए बात कर रहा हूं। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा ना बेटा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये, और डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट लगाना आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। तो लेंथ क्या है, डिस्टेंस, और इसका बेस यूनिट क्या होता है, बेस फंडामेंटल यूनिट मीटर होता है, और मीटर को सिंबल क्या होता है, एल होता है। तो इसमें एल कितनी बार आ रहा है लेंथ में, 1 बार आ रहा है, यानी इसकी पावर 1 हो गई। तो ये जो पावर है 1, ये इसकी डायमेंशन को बता रही है, यानी इसमें लेंथ में जो एल है वो कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब जैसे मैं मान लीजिए एक्सिलरेशन की बात करता हूँ। एक्सिलरेशन क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे टाइम। तो कितना आ गया ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर आ गया। तो यदि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो कितना आएगा, m तो 0 आएगा। अभी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। m 0 आएगा और l 1 हो गया, d का मतलब l 1 हो गया बेस क्वांटिटी। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। ये m तो यह मास तो है ही नहीं इसमें, तो मास की पावर तो 0 हो गई, और ये डिस्टेंस लेंथ होती है तो l की पावर 1 हो गया, और टाइम स्क्वायर नीचे है, ऊपर आएगा तो t⁻⁻² हो जाएगा, तो t की पावर -2। तो मतलब क्या हुआ, ये हमें ये बता रहा है कि मास तो इसमें अपीयर हुआ ही नहीं है। जो एक्सिलरेशन है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है एक्सिलरेशन, इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में देखो मास तो अपीयर हुआ ही नहीं है, इसकी पावर 0 है इसलिए पता लग रहा है, और लेंथ 1 बार आया है, डिस्टेंस 1 बार आया है, पावर बता रहा है, और टाइम 2 बार आया है लेकिन नीचे आ रहा है, रेसिप्रोकल में आ रहा है। तो
डायमेंशन का मतलब है कि एक फिजिकल क्वांटिटी की पावर से मतलब है। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब किससे है? पावर से। तो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। जो बेस क्वांटिटीज हैं, ये सब बेस क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस, टाइम, बेस क्वांटिटीज कितनी बार रिपीट हुई हैं, कितनी बार आ रही हैं, किस पावर में आ रही हैं, वो बेस क्वांटिटीज कितनी बार आ रही हैं, ये कौन बताएगा? डायमेंशन बताएगा। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो इस एक्सेलरेशन की डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देखा कि जो बेस क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम, ये बेस क्वांटिटीज, मास तो एक बार भी नहीं आ रहा है, लेंथ एक बार आ रहा है, टाइम 2 बार आ रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल में आ रहा है। तो कौन सी बेस क्वांटिटी कितनी बार आ रही है, किसी डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो पावर है, बेस क्वांटिटीज का जो पावर है, उसे ही हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। अब जो नेचर है फिजिकल क्वांटिटी का, वो पता लग जाता है किससे? डायमेंशन से। डायमेंशन से हम ये बता सकते हैं कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। जैसे ये L की पावर 1 है, तो ये लेंथ की पावर 1 है। लेंथ हो गया बेस क्वांटिटी, ठीक है, और इसकी पावर 1 है, यानी लेंथ एक बार आ रहा है बेस क्वांटिटी। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो सकती है। तो इससे पहचान गए कि हम ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है? डिस्टेंस। जैसे ये है m0, अभी हमने एक्सिलरेशन का निकाला, m0 L1 t-2, तो लेंथ एक बार है और टाइम 2 बार है, लेकिन नीचे है रेसिप्रोकल में। तो ऐसा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें लेंथ एक बार और टाइम 2 बार आता है? तो देखो d/t² आ रहा है ना, तो लेंथ एक बार है और टाइम 2 बार, लेकिन रेसिप्रोकल में है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कौन है? एक्सिलरेशन। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी किस नेचर का है, यानी फिजिकल क्वांटिटी का पता लग जाता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है। तो ये कहलाती है डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब बेस क्वांटिटीज की पावर से है कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज कितनी कितनी पावर्स में रेज हुई हैं, अपीयर हुई हैं किसी डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस क्वांटिटी किस किस पावर में रेज हुई हैं, अपीयर हुई हैं, वो पावर्स कहलाती हैं डायमेंशन। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसके बारे में जान लें। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? अभी हमने डायमेंशन के बारे में जाना था, अब डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका मतलब एक एक्सप्रेशन से होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है जो हमें क्या बताता है? विच शोज हाउ एंड विच, कैसे और कौन सी। हाउ एंड विच, ध्यान रखिएगा दोनों शब्दों को। ये वो एक्सप्रेशन है जो हमें ये बताता है कि कैसे और कौन सी बेस क्वांटिटी, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। भाई कैसे और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कैसे और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, वो एक्सप्रेशन जिसमें ये इंफॉर्मेशन होती है उसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। So the expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity। तो वो एक्सप्रेशन जो हमें ये बताता है कि कैसे और कौन सी बेस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपीयर हुई है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझिए आप। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी में वॉल्यूम ले लेता हूँ। वॉल्यूम इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी का, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास का तो हो गया m, और डेंसिटी का, अब डेंसिटी क्या होता है? L³ होता है। भाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये सब आप जानते हो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। एक तो ये फॉर्मूला होता है। वैसे हम वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? लेंथ। आप इसका यूज ना करें तब भी काम चल जाएगा। इसको लिखते हैं वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एरिया, ऐसे लिखते हो या नहीं? तो लेंथ का L, ब्रेड्थ का L और एरिया भी L है या नहीं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू, जैसे रेक्टेंगल का ले लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एरिया,
तो सॉरी हाइट, एरिया नहीं, हाइट, हाइट लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, करेक्ट कीजिए बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है ना वॉल्यूम, एल इंटू एल इंटू एल, लेंथ एल से रिप्रेजेंट हो गया, चौड़ाई भी तो डिस्टेंस है एल से रिप्रेजेंट हो गया, और हाइट भी डिस्टेंस है एल से रिप्रेजेंट हो गया, तो ये बेस क्वांटिटीज हैं, तो ये क्या आया, वॉल्यूम क्या आया, एल क्यूब आया, वॉल्यूम क्या आया, एल क्यूब आया। तो यानी इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा, एम तो इसमें है ही नहीं, 0 हो गया, और एल कितनी बार है, 3 बार है, और टी है क्या, नहीं है, तो हमेशा एम को पहले लिखते हैं, एल को बाद में लिखते हैं दूसरे नंबर पर, और टी को तीसरे नंबर पर, और भी कोई है तो उसको फिर टी के बाद में लिखेंगे। तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना, एम एल टी ऐसे लिखते हैं, एम एल टी, एम मास को रिप्रेजेंट करता है, एल लेंथ को, टी टाइम को, ये बेस क्वांटिटीज हैं आप जानते हो। तो ये जो बेस क्वांटिटीज है, मास, लेंथ और टाइम, कितनी पावर्स में अपियर हुई है, ये कौन बता रहा है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा है। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम का। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए फोर्स का ही ले लो, चलो फोर्स जानते हो आप, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन। अब सबसे पहले तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए ना, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। तो फोर्स को हम जानते हैं मास इनटू एक्सिलरेशन लिखते हैं। अब एक्सिलरेशन भी तो डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको पहले बेस क्वांटिटीज में बदलो। तो फॉर्मूले के अंदर जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना, उनको सबसे पहले बेस क्वांटिटीज में बदलो। जो जैसे एम तो बेस क्वांटिटी है ऑलरेडी, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सिलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी भी तो एक डिराइव्ड है, तो फर्दर और लिखना पड़ेगा इसको। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे टाइम। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बना, एम डी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ये बना फॉर्मूला फोर्स का, फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज की टर्म में, बेस क्वांटिटीज की टर्म में। और ये मास तो ऊपर है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। मास कितनी बार आ रहा है इसमें, एक बार, तो एम 0 ऊपर ही है, सॉरी 1 हो गया, एक बार आ रहा है, एम की पावर 1 हो गई, ठीक है। और ये डी क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का बेस क्वांटिटी क्या है, एल, लेंथ एल है, कितनी बार आ रहा है, एक बार, ये लिखिए। और नीचे क्या है, टी स्क्वायर, टाइम, तो टाइम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लेकिन नीचे है, ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, फोर्स का, m1 l1 t-2, ठीक है। अब ये यदि पावर 1 है तो m1 को हम केवल m भी लिख सकते हैं, l रेज टू दी पावर 1 को l भी लिख सकते हैं, और जो -2 है इसको तो लिखना पड़ेगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और आगे हम करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले निकालेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के। चलिए एक अगली टर्म देख लीजिए पहले, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है ये जान लेते हैं। एन इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी इक्वेशन जो कि प्राप्त होती है कब, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को बराबर रख देते हैं, इक्वेटिंग किसके बराबर रख देते हैं, विद द डायमेंशनल फॉर्मूला, किसके बराबर रख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला के, तो वो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। जैसे x एक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, x क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, मान लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला x का m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c ये है। तो ये अब जो पूरी इक्वेशन बनी इसे कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर दिया, इक्वल रख दिया किसके, ये हो गया आपका पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर लिख देते हैं तो वो कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बनी ये क्या कहलाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे वॉल्यूम की डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है, वॉल्यूम का अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v से। और क्या आया था इसका, l क्यूब, यही तो आया था डायमेंशनल फॉर्मूला। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं, वॉल्यूम को ऐसे लिखूं और बराबर करके इसके बराबर लिख दूं, m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0, तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम को। m और t तो 0 आ रहे हैं, तो समथिंग रेज टू दी पावर 0 तो हमेशा 1 होता है, तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है।
तो ये सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये वॉल्यूम का डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। फॉर्मूला निकाला था तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया F से, और कितना आया था डायमेंशनल फॉर्मूला, आया था M1L2T-2, तो ये M1L1T-2 ये आया था। अब ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये फोर्स हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी और ये डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों को बराबर लिख दिया तो क्या बन गया, डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। समझ गए बात को। जैसे आप डेंसिटी का देखो, डेंसिटी को रेयो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, वैसे आप समझ गए होंगे। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो एक बार आ रहा है और वॉल्यूम मतलब 3 बार होता है, L3 होता है, तो नीचे होता है वॉल्यूम, ऊपर आएगा तो -3, और T तो आता ही नहीं है इसमें डेंसिटी में, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया डेंसिटी का। तो इस तरीके से हम यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर लिख देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो वो बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल वेरिएबल, ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशनल वेरिएबल कहेंगे यदि वो फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल है और उसकी कुछ डायमेंशंस हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल के एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या एग्जांपल हो सकते हैं, सोचिए डायमेंशनल वेरिएबल के एग्जांपल, कोई भी सोचिए एग्जांपल डायमेंशनल वेरिएबल के एग्जांपल। जैसे कि फोर्स इज ए डायमेंशनल वेरिएबल। फोर्स जो है क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। क्यों है डायमेंशनल वेरिएबल, क्योंकि फोर्स जो है वेरिएबल है और इसकी कुछ डायमेंशन भी है। ठीक है, जैसे आप एरिया ले लो, एरिया इज ए डायमेंशनल वेरिएबल। एरिया चेंज होता रहता है ना, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता। जैसे सर्किल का अलग होता है, स्फीयर का अलग होता है, सिलेंडर का अलग होता है एरिया, तो फिक्स थोड़ी है एरिया। तो एरिया चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेरिएबल, और एरिया का कुछ डायमेंशन भी होगा या नहीं होगा। एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल। एरिया का डायमेंशन यदि हम देखें तो क्या होता है, M0L2T0 ये होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना एरिया। तो एरिया का डायमेंशन भी है और ये वेरिएबल भी होता है, तो ये डायमेंशनल वेरिएबल हो गया। तो जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल हो और डायमेंशन भी हो, जैसे एरिया है, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी तो डायमेंशनल वेरिएबल है। जैसे कि डेंसिटी है, ठीक है, जैसे कि फोर्स है, ठीक है, ये सब क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। यानी जो एक तो चेंज होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और जिनका कुछ डायमेंशन होता है वो डायमेंशनल वेरिएबल कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है, जो वेरिएबल होते हैं और जिनका कुछ डायमेंशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है उसका। ठीक है, उनको कहते हैं नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं, एग्जाम्पल नॉन डायमेंशनल वेरिएबल का, जैसे कि एंगल है। एंगल चेंज तो होता रहता है, एंगल चेंज होगा, कभी 0 डिग्री होता है, कभी 30 होता है, कभी 60 होता है, कभी 90 होता है। एंगल चेंज हो रहा है यानी वेरिएबल है, लेकिन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेन, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो होता है स्ट्रेन, ये चेंज तो होता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन, तो ये नॉन डायमेंशनल वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी एक क्या है, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता लेकिन ये चेंज होती रहती है, वेरिएबल है, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल हो गया है। ठीक है, तो ये सब क्या किसके एग्जांपल हो गए, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल के, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, अब नाम से ही पता चल रहा है, जिसका डायमेंशन होता है और कांस्टेंट होती है, यानी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन होती है। जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती लेकिन डायमेंशन होती है उसकी, तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, सोचो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पढ़ा था ना, जिसको आपने और दूसरा नाम भी दिया था, क्या दिया था, कूलॉम्ब कांस्टेंट, कूलॉम्ब कांस्टेंट नाम दिया था। अब ये जो है कांस्टेंट तो है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है, लेकिन इनकी डायमेंशंस भी होती है।
तो जो कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन होती है वो डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बात करते हैं ना हम कैपिटल जी की, वो फिक्स है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कांस्टेंट होती है वैल्यू, लेकिन डायमेंशन भी होती है, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ। जैसे एक प्लांक कांस्टेंट, और आप आगे पढ़ोगे तो प्लांक कांस्टेंट भी एक डायमेंशनल वेरिएबल है। ऐसे बहुत सारे हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नाम से ही पता चल रहा है, देखो सबका मीनिंग नाम में ही छुपा हुआ है। नॉन डायमेंशनल यानी जिसका कोई डायमेंशनल नहीं होता लेकिन कांस्टेंट होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट है और उसका डायमेंशन भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन भी नहीं है और कांस्टेंट भी है? तो जितने भी नंबर है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये जितने भी नंबर्स हैं ना, जितने भी नंबर्स हैं, कितने कोई भी नंबर ले लो, ये सब क्या है? कांस्टेंट है और ना डायमेंशन है इनका। कांस्टेंट भी है और डायमेंशन भी नहीं होता है इनका, ठीक है। तो जितने भी ट्रू नंबर्स हैं वो सब नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ डायमेंशनल एनालिसिस की रिलेटेड टर्म्स की बात की है। अभी हम डायमेंशनल फॉर्मूला आगे डिराइव करेंगे, लेकिन इसकी कुछ कमी भी जान लो पहले। इस डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ कमियां भी हैं। क्या कमी है? कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव ए रिलेशन व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते, फेल हो जाती है। तो 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है तो फिर उस केस में इस डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उस फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव नहीं किया जा सकता। 3 तक काम चल जाएगा, 3 पर डिपेंडेंस है तो निकाल लेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी को, लेकिन 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो उसको फिर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ये एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है। दिस मेथड इज फेल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आते हैं ना, जैसे कि ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आर आई, आर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इस आर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होता है वो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता ये एनालिसिस। तीसरा, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। चौथा, इट कैन नॉट, दिस मेथड डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव ए रिलेशन इन द केस वेयर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं जैसे कि e की पावर 4x, e की पावर -x, तो जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आती है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, उन फॉर्मूले को इसकी हेल्प से हम डिराइव नहीं कर सकते। पांचवा, दिस मेथड लीड्स टू इनकरेक्ट रिजल्ट इफ द फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड आर नॉट चूजन करेक्टली। यदि आपने क्वेश्चन में फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस को सही से नहीं पहचाना, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन पैरामीटर्स पर, किन किन अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, यदि इस बात को आपने सही से नहीं पहचाना तो फिर इस एनालिसिस की हेल्प से जो भी आप रिजल्ट निकालेंगे वो गलत आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस का आपको सही तरीके से पता लगाना है। इन सब बातों को हम सॉल्व करेंगे आगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है राइट डाउन सम लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, तो वो आपको फिर पता भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे फिर अब हम बात कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालते हैं। वैसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपकी बुक में पीछे की तरफ एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स A9। उस अपेंडिक्स A9 में जितनी भी 94 फिजिकल क्वांटिटीज है उन सबका आपको जो है फॉर्मूला डिराइव करके देखना है, तभी जाकर के आपकी प्रैक्टिस होगी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की। देखिए ये अपेंडिक्स A9 है, ये आपकी बुक में दे रखा है लास्ट में, डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो 1 से स्टार्ट होकर के टोटल जो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इसमें दे रखी हैं वो है 94। कितनी है? 94। तो इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकाल के देखने हैं, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस होगी।
तो यदि वास्तव में आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस अपेंडिक्स A9 को लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको एक एक जो फॉर्मूला निकाल के देखना है, तब जाकर के आपको ये फिजिक्स समझ में आएगी। और आप कहीं ये सोचें कि 2-4 निकाल लें और फिर बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसी क्लास में आपको सीखना पड़ेगा और अभी करना पड़ेगा। तो ईमानदारी से आप ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला निकालिए। मैं भी निकाल रहा हूँ, ठीक है, काफी कुछ मैं भी आपको निकाल के बता रहा हूँ। जैसे एरिया है, एरिया को देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं ना, तो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया, एरिया क्या लिखा जाता है? एरिया को क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे होता है ना फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे लिखते हैं, सिंपल बेसिक फॉर्मूला। एरिया को हम लिख देते हैं ए, और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो। लेंथ का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? एल हो जाएगा। बेसिक बेस क्वांटिटी सिंबल क्या होता है लेंथ का? एल। डिस्टेंस है तो ये इसकी बेस क्वांटिटी क्या है? एल है। और ब्रेड्थ का भी बेस क्वांटिटी क्या है? ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है तो इसका भी बेस क्वांटिटी क्या होगा? एल होगा। तो एल इंटू एल क्या हो गया? ये एल की पावर 2। तो एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो ये आ गया। या फिर आप लिखो इसको, और क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? देखो m इसमें है नहीं तो m की पावर 0 भी लिख सकते हैं, L2 लिख सकते हैं और T0 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप क्या लिखते हो बेटा? वॉल्यूम का ये तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब वॉल्यूम का निकालना है तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, दिखाई दिया आपको। अब चलिए, वॉल्यूम को तो लिख दिया हमने V से, वॉल्यूम को किससे लिख दिया? V से लिख दिया। ठीक है, सिंबल लिख दिया, सिंबल लगा दिया V इक्वल। लेंथ का क्या होता है बेस फिजिकल क्वांटिटी? L। ठीक है, ब्रेड्थ का क्या होता है? L, ये भी डिस्टेंस है। और हाइट का भी, हाइट भी क्या है? डिस्टेंस है, इसका भी क्या होगा? L होगा। तो L इंटू एल इंटू एल कितना हो गया? L क्यूब। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? वॉल्यूम का आ गया। जिसको और कैसे लिखा जा सकता है? पेशेंस के साथ आपको ऐसे करके देखना है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि M और T तो अपियर हो ही नहीं रहा, तो ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। चलिए और आगे करते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए। जिसका भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हो उसका आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले वो फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, डेंसिटी को तो रो से लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिख लिया, मास का m हो गया। ठीक है, बेस क्वांटिटी है। लेकिन क्या वॉल्यूम एक फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी है? नहीं। इसको क्या लिखा जाता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखा जाता है ना। और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल ही लिया, कितना है? L क्यूब। तो ऐसे काम आता है। तो ये पहले वॉल्यूम को आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखो। लेंथ बेस क्वांटिटी में लिख लो, मान लीजिए हमें पता नहीं है, वो तो ऊपर मैंने निकाल के दिखा दिया इसलिए पता है, इंटू हाइट ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इसको और लिख लो, m तो ऊपर तो m हो गया, और नीचे देखो जरा, लेंथ का क्या हो गया? L, ब्रेड्थ का भी क्या हुआ? L, और हाइट का भी क्या हुआ? L। तो क्या लिखा जाएगा? ये m1 L क्यूब, नीचे L क्यूब होगा, ऊपर जाएगा तो L की पावर -3। और T है क्या? इसमें नहीं है। तो हमेशा m पहले लिखना है, L फिर लिखना है, T फिर लिखना है। ऐसा नहीं कि T पहले लिख दें, L पहले लिख दें, फिर m लिख रहे हैं। ऑर्डर यही रखना है, m L T, मास लेंथ टाइम। तो ये डेंसिटी का क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, m1 L-3 T0। लीनियर मोमेंटम का निकालो। जैसे लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है ये। अब देखो जरा, इसको तो P को तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, मास का m होता है, लेकिन क्या वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं। तो फिर इसको क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? m, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? डिस्टेंस है।
एल हो जाएगा, और टाइम का क्या हो गया टी। तो क्या बन गया ये, एम लिखो या एम की पावर 1 लिखो एक ही बात है, एल लिखो या एल की पावर 1 लिखो एक ही बात है। टी नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, लीनियर मोमेंटम का। ठीक है। अब जैसे एक्सिलरेशन का निकालो, एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना। एक्सिलरेशन को ए से लिख दिया, ये आ गया। अब वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है, तो इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे टाइम ऑलरेडी है, तो ये बेसिकली क्या बना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर बना। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल, डिस्टेंस है ये, और टाइम का टी स्क्वायर है, तो ये 2 आ जाएगा। तो फिर आगे एक्सिलरेशन का क्या बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला, एम है क्या इसमें, नहीं है, तो एम 0, एल एक बार है और टी 2 बार है, लेकिन नीचे है तो ऊपर आएगा, तो ये एक्सिलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अब स्पीड और वेलोसिटी का देखिए, स्पीड और वेलोसिटी कुछ भी लिख लीजिए, एक ही जैसा फॉर्मूला आने वाला है। हम यहाँ एक स्केलर और वेक्टर की तो बात कर ही नहीं रहे, पहले ही कह दिया कि ये स्केलर और वेक्टर की तो इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटी है, एल होता है इसका, टाइम एक बेस क्वांटिटी है, इसका टी होता है, और स्पीड को वी से लिख देते हैं। ठीक है। तो देखो क्या आ गया, एम है क्या इसमें, मास तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा। एल है क्या, है एक बार है, और टी है क्या, है एक बार है, लेकिन नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1। ये लीजिए, ये स्पीड और वेलोसिटी का आ गया, एक ही आएगा दोनों का। डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखो, फॉर्मूला यही रहने वाला है। चलिए फोर्स का निकालते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स का तो एम लिख दिया, फोर्स का तो एफ लिख दिया, और मास को क्या लिख दिया, कैपिटल एम, ये हो गया। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी भी फिर एक फंडामेंटल नहीं है, तो वेलोसिटी को भी किस में बदलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको सीधे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो सीधे भी रख सकते हैं, लेकिन याद नहीं है तो फिर ऐसे बेस क्वांटिटीज में आपको बदल के लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बदल के ही बता रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, एल, और नीचे टी, ये हो जाएगा। तो क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ आ जाएगा, ये m1 है, और l कितनी बार है, 1 बार, और t 2 बार है, लेकिन नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अब इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। आगे हम पढ़ेंगे, चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, यानी इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, जो मोमेंटम का हमने निकाला था लीनियर मोमेंटम का, वही आएगा। एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम लिखते हैं इसको, इम्पल्स को। तो देखो इम्पल्स को तो आई लिख दिया, और फोर्स का क्या होता है, ये भी पहले फोर्स को लिख लो। फोर्स को क्या लिखते हैं, मास, या फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाल के बताया ना मैंने, ये सीधे लिख सकते हो आप, याद है तो, नहीं है तो फिर इस तरीके से करना पड़ेगा, m1 l1 t-2, ये होगा। और टाइम का कितना होता है, t, ये लो। अब इसको सॉल्व करो, m1 l1 ये -2 और ये +1, तो कितना हो जाएगा, t-1। तो क्या यही नहीं आ रहा था, किसका, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, यही आ रहा था। देखो ये रहा लीनियर मोमेंटम का। तो किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, डायमेंशनल फॉर्मूला वही आने वाला है। ठीक है। चलिए और आगे करते हैं। प्रेशर, प्रेशर का निकालिए। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अब प्रेशर को लिख दिया P, और फोर्स का अभी मैं निकाला था, कितना आया, m1 l1 t-2।
ठीक है, याद है तो सीधे लिख दो, नहीं है तो फिर उसको मास इनटू एक्सिलरेशन, फिर एक्सिलरेशन को बदलो, उस तरीके से करना पड़ेगा आपको। एरिया का कितना होता है L2, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो ये याद हो जाएंगी। M1 L2 को ऊपर ले जाओगे तो -2 और ऊपर +1 पहले से है तो L -1 हो जाएगा और T -2। ये आ गया किसका, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। वर्क और एनर्जी का निकालना है तो वर्क और एनर्जी का एक ही होता है, क्योंकि एनर्जी भी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क को एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी भी वर्क है, तो जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, क्योंकि दोनों की यूनिट भी सेम होती है, जूल। ठीक है, तो वर्क को लिखते क्या है हम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में पढ़ा है आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है वर्क, होता है ना। तो फोर्स का तो वर्क को तो W लिख दिया, ये लीजिए। और फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, M1 L1 T -2 और डिस्प्लेसमेंट का L हो गया। तो सॉल्व करो, W कितना आ गया, M1 L1 और ये L1 L2 हो जाएगा और T -2 ये आ गया वर्क का। ठीक है, अब जैसे पावर का निकालना है, पावर क्या होता है, P रेट ऑफ वर्क डन, W अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क का अभी हमने निकाला M1 L2 T -2। याद नहीं है वर्क का, तो फिर वर्क का पहले अलग से निकाल लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, और टाइम का T हो गया, ये देखिए। और P को लिख दिया ऐसे, सॉल्व किया तो P का क्या आ जाएगा। अब देखो T को ऊपर ले जाओ तो -2 तो पहले से और एक नीचे से जाएगा, -3 हो जाएगा, ये आ गया। थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे कहते हैं थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। 9th क्लास में ये भी पढ़ा है आपने। थ्रस्ट को T लिख दिया, फोर्स का लिखो M1 L1 T -2, ये फोर्स का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। एरिया का L2, तो जो प्रेशर का है वही थ्रस्ट का आने वाला है, क्योंकि फॉर्मूले सेम होते हैं। M1 और ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 और +1 पहले से है, -1 T -2। तो यही तो किसका आ रहा था, प्रेशर का आ रहा था, थ्रस्ट का भी वही आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, टेंशन। टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है। टेंशन किसके बराबर होता है, ये फोर्स ही है एक टाइप का। तो जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही टेंशन T का हो जाएगा, M1 L1 T -2, ये हो जाएगा सिंपली। स्ट्रेस और प्रेशर एक ही बात होती है, स्ट्रेस, प्रेशर या थ्रस्ट क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को S लिख दिया, ठीक है, फोर्स का लिखा M1 L1 T -2 और एरिया का क्या लिखा, L2। ऊपर ले जाओ इसको, M1 L -1 T -2, सॉल्व किया, ये आ गया। ये ऑर्डर नहीं टूटना चाहिए, ध्यान रखना, MLT ऐसे ही लिखना है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। तो फॉर्मूले आपको पता है ना, तो फिर आप फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकाल लोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है, हाइट हो सकता है, तो कुछ भी होगा क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन है तो L होगा, और नीचे ओरिजिनल डायमेंशन का भी क्या होगा, L ही होगा। तो कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या लिखेंगे, M0 L0 T0, यानी ये डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है, ना तो इसका यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। ठीक है, अब सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन। फोर्स का क्या है, M1 L1 T -2, ठीक है, ये फोर्स का है, और लेंथ का क्या है, L। सॉल्व करो, S को क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। तो सरफेस टेंशन जो आया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, M1, अब ये L ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो L 0 हो जाएगा, T -2 ऐसे लिख दो। या फिर और कैसे लिख सकते हैं इसको, M T -2, L 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो।
ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन का हो गया। आगे देखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है F इज इक्वल टू, आपने 9th क्लास में पढ़ा, 1 टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का मतलब टाइम से होता है, टाइम पीरियड का मतलब टाइम से होता है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया? 1 टाइम का हो गया T। ठीक है, तो क्या बना? M0 L0, T ऊपर जाएगा तो -1। ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, जिसे और क्या लिखा जा सकता है? सिंपली T की पावर -1 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मान लीजिए E से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन को तो हमने निकाला था, डायमेंशनलेस है, अभी निकाला था, कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी। और फोर्स का हमने पता है M1 L1 T-2 ये होता है। और अपॉन एरिया, अपॉन एरिया, एरिया का होता है L² डिवाइडेड बाय M0 L0 T0। अब इसको सबको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? M1 L-1 T-2। ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, M1 L-1 T-2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है? एनर्जी अपॉन एरिया होता है। एनर्जी अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी, S। S को तो ऐसे लिख लिया। एनर्जी वही वर्क का जो यूनिट है वही एनर्जी का होगा। और वर्क का क्या निकाला था हमने? वर्क का देखो क्या निकाला था? वर्क का हमने निकाला था M1 L2 T-2। और नहीं याद है तो फिर वर्क एनर्जी को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। तो क्या निकाला हमने? M1 L2 T-2। M1 L2 T-2 ये वर्क का जो होगा वही तो एनर्जी का होगा, और एरिया का L2। इसको सॉल्व कर लो। M1 L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा तो L0 T-2। और क्या लिखा जा सकता है इसको? M और लिखा जाएगा -2। इस तरीके से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, और ये बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है v अपॉन L, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ये होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। फोर्स अपॉन एरिया इंटू L अपॉन V, ये हो गया। अब फोर्स का हम जानते हैं M1 L1 T-2, और एरिया का हम जानते हैं L2, और L का हो जाएगा लेंथ है ये L, और वेलोसिटी का हम जानते हैं x अपॉन टी यानी L1 T-1, ये वेलोसिटी का होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो L3 हो गया ना नीचे, और ऊपर L2 हो गया, तो क्या बचेगा? -1, और ऊपर -2 है T के, और ये -1 है, ऊपर जाएगा तो T-1। तो ये किसका आ गया? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आ गया। कितना आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का? M1 L-1 T-1। ठीक है, अब जैसे एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, थीटा बराबर क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। थीटा को तो लिखा ही है इस तरीके से। आर्क क्या है? डिस्टेंस है, तो L लिख दिया। रेडियस भी क्या है? डिस्टेंस है, L लिख दिया। तो कैंसिल हो गई आपस में, तो क्या आ गया? डायमेंशनलेस आ गया। क्या आ गया? डायमेंशनलेस, यानी एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। साइन थीटा कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, ये भी क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है? साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, ये सब क्या है? डिस्टेंस है, यानी लेंथ है।
तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जितने भी होंगे वो लेंथ अपॉन लेंथ के बराबर होंगे या नहीं भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखो, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखो, चाहे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखो, एवरीथिंग इज लेंथ। तो एल अपॉन एल तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये डायमेंशनलेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो आप डिराइव करके देखिएगा, मैंने 22 फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव किया है। तो अपेंडिक्स A9 से आप बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कीजिएगा, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। थैंक यू।